हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। दिवाली ब्रेक के बाद जल्दी से आज की क्लास को शुरू करेंगे स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ में। इफेमरल और इटर्नल इसका टाइटल है। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और दिवाली की राम राम। आज दिवाली के दिन द हिंदू की छुट्टी होती है, इसलिए द हिंदू की जगह किसी दूसरे रिसोर्स से हमें आर्टिकल को पढ़ना होगा। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि कुछ पल की खुशी और एक लंबी लाइफ टाइम खुशी के बीच में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए आपको चलना है। कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ इन क्वेश्चंस में कवर्ड है। चलिए सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है एफेमरल और इटर्नल। देखो ये और लगा है ना बीच में, इसका मतलब होता है या। ये और काम करता है दो चीज़ों में एक चॉइस देने का, एक विकल्प देने का। कह रहे हैं आपको एफेमरल चाहिए या आपको इटर्नल चाहिए। अब इन दोनों वर्ड्स को नज़र डाल के देखते हैं। इटर्नल का मतलब है जो सदा बना रहे, जो एंडलेस हो, जिसका कोई अंत ना हो, जो परपेचुअल हो, एवर लास्टिंग हो। जैसे हिंदी में बोलते हैं अपने हिंदू रिलीजन में आत्मा अमर है, तो आत्मा जो है इटर्नल है। आत्मा का कोई एंड नहीं है। स्पिरिट जो होती है उसकी कोई ना बर्थ होती है ना उसकी कोई डेथ होती है। तो इटर्नल वर्ड आपने देख लिया। इफेमरल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कुछ पल तक ही बनी रहे, जो ट्रांसिजेंट हो या टेम्परेरी हो, जो मोमेंट्री हो, कुछ मोमेंट्स की मेहमान हो। आ रही है बात समझ में। इफेमरल मतलब टेम्परेरी, इटर्नल मतलब परमानेंट। कह रहा है आपको ज़िंदगी में टेम्परेरी चीज़ें चाहिए या आपको परमानेंट चीज़ें चाहिए। आपको अगर मज़ा लेना है जीवन का तो परमानेंट खुशी के साथ में लेना है या कुछ पलों की खुशी के साथ। दोनों वर्ड्स आपकी समझ में आ गए होंगे। इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इफेमरल बहुत ही एडवांस वर्ड है, टेम्परेरी चीज़ों के बारे में बताता है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, बाय नेचर वी सीम टू बी शॉर्ट साइटेड एंड रिमेन एनग्रोस्ड इन द टेम्परेरी प्लेजर्स ऑफ द प्रेजेंट। कह रहा है अगर नेचर के हिसाब से देखें, बाय नेचर हमारे स्वभाव के हिसाब से, तो हम सीम होते हैं, हम दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देते हैं? टू बी होते हुए। और क्या होते हुए? टू बी का मतलब है होना। तो हम दिखाई देते हैं कि हम हैं शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मतलब जिसकी साइट बहुत शॉर्ट है, जिसकी नज़र ज़्यादा दूर की नहीं है। तो हम प्राणी इस प्रकार के हैं ह्यूमंस कि हमारी नज़र ज़्यादा लंबी नहीं जाती है, हम शॉर्ट साइटेड पर्सन हैं। और हम रिमेन बने रहते हैं, रिमेन रहते हैं एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड का मतलब होता है डूबा हुआ होना। हम बने रहते हैं डूबे हुए टेम्परेरी प्लेजर्स में, ऐसी खुशी में जो टेम्परेरी है। और कब की? इस प्रेजेंट की, आज के वक्त की। तो ह्यूमंस बाय नेचर ऐसे ही होते हैं। उनको कल से ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनको 15 साल बाद की खुशी या 20 साल की बाद की जो खुशी है, जो टिकाऊ खुशी है, उससे ज़्यादा मीनिंग नहीं रखते हैं। ह्यूमंस को तो प्रेजेंट में जो खुशी मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, उसी में वो डूब जाएंगे। शॉर्ट साइटेड उनका नेचर होता है। सेंटेंस समझ में आ गया ना। अब ये वर्ड्स तो आपको एक करके मैं सारे करवा दूंगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। वी की 2 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है सीम, दूसरी वर्ब है रिमेन। देखो वी प्लूरल है तो वर्ब दोनों ही प्लूरल्स हैं। सीम के आगे भी एस नहीं लगा हुआ, रिमेन के आगे भी एस नहीं लगा हुआ। दोनों प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट की वर्ब्स हैं। शॉर्ट साइटेड वो आदमी होता है जो ज़्यादा दूर का ना देख पाए, जो नियर साइटेड हो, जो इम्प्रूडेंट हो। आपका एग्जाम है 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन इस मोमेंट पे आपको कोई अच्छी मूवी दिखाई दी और आप उसको देखने बैठ गए, तो आपको इस मोमेंट का ही अंदाजा है कि मुझे क्या करना है। शॉर्ट साइटेड आदमी हो आप लंबा नहीं देख पाते हो कि आगे मेरे साथ क्या होगा। अब देखो शॉर्ट साइटेडनेस एक बीमारी भी होती है। हमारे ऐनक लगती है ना, चश्मे, ग्लासेस। जब हम दूर का नहीं देख पाते तब हमारे ग्लासेस लगते हैं, है ना। तो वो जो बीमारी है उसका नाम होता है मायोपिया। मायोपिया, दूर की दृष्टि आपके खराब हो जाए, दूर की चीज़ें ना पकड़ पाओ, तो आपको मायोपिया नाम की बीमारी हो जाती है। अब मायोपिया का ही हमने एडजेक्टिव फॉर्म बनाया हुआ है मायोपिक। कनेक्ट कर पा रहे हो ना। जिसकी आंख खराब है वो भी मायोपिक है, और जिसका दिमाग खराब है, आगे का नहीं देख पाता, वो भी मायोपिक है। इस वर्ड से दोनों को ही बता पाओगे। अब इसका बिल्कुल उल्टा होता है फार साइटेड। ऐसा आदमी जो दूर तक का देख पाए, आगे से आगे, है ना, आंखों से भी देख पाए और अपने जीवन में भी आगे का फैसला कर पाए। इसको जुडिशियस, प्रूडेंट, सेगेशियस और क्लेयरवॉयंट भी बोलते हैं। क्लेयरवॉयंट बहुत ही एडवांस वर्ड है, सेगेशियस बहुत ही एडवांस वर्ड है। ध्यान रखना है दोनों वर्ड्स को। आगे का देख पाने वाले आदमी के लिए दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। एनग्रोस्ड का मतलब होता है डूबा हुआ होना। आपके हाथ में फ़ोन है, आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। आप रोड पे खड़े हो, ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, तो मैं बोल पाऊंगा यू आर एनग्रोस्ड
एनग्रोस्ड इन योर फोन, आप डूबे हुए हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। इसको इंडल्ज, एब्जॉर्ब्ड या प्री ऑक्यूपाइड भी बोलते हैं, है ना, एनग्रोस के सिनोनिम्स है। अब आज आप देख पा रहे होगे वोकैब बड़ी हैवी है, सारे वोकैबुलरी वर्ड्स को एक साथ ही आपको करवा देता हूँ ताकि आप आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकें। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप के ऊपर इंग्लिश सेक्शन किसी भी एग्जाम का आप कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है। आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे ऐप पे, राइटिंग का कोर्स मिलेगा, बैंकिंग का कोर्स मिलेगा और साथ में SSC का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको लिखना सिखाया गया है बिल्कुल बेसिक से, किसी भी एग्जाम के लिए एसे, समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, ये सारा काम आप कर सकते हो बहुत आसानी से 60 to 80 आवर्स के अंदर। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर है राइटिंग के कोर्स में। SSC कोर्स में और बैंकिंग कोर्स में सारा सिलेबस कवर्ड है दोनों एग्जाम्स का। बैंकिंग के अंदर प्रीलिम्स मेंस, क्लरिकल PO, और SSC के अंदर ऑल SSC एग्जाम्स, प्रीलिम्स एंड मेंस। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप इस पर बात कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। कोर्सेज को लास्ट के 15-20 दिनों में मत लिया करो, पहले जब टाइम होता है ना तभी कोर्स लेने का फ़ायदा लेना चाहिए। चलो जी, वोकैब शीट है अपनी। आज के वर्ड्स हैं मायोपिक से। मायोपिया मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट साइटेडनेस, आपकी दूर तक ना देख पाने की ताकत कहलाती है मायोपिया, या कमजोरी कहलाती है मायोपिया। तो वो आदमी मायोपिक होगा जिसको मायोपिया नाम की बीमारी है, चाहे तो आंखों का अंधा है चाहे दिमाग से अंधा है ना, किसी भी तरीके से दूर का नहीं देख पाता। इन अ मायोपिक मूव द गवर्नमेंट अगेन इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल। एक बहुत ही मायोपिक मूव में, एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकत में सरकार ने फिर से इंक्रीज कर दिया टैक्स को फ्यूल के ऊपर, ईंधन के ऊपर। जब आप ईंधन पे टैक्स को बढ़ाते हैं तो फ्यूल पे टैक्स नहीं बढ़ाते हैं आप, अब हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा देते हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये मूव जो है ना बड़ी मायोपिक है, दूरदृष्टि वाली नहीं है। इसको नियर साइटेड और शॉर्ट साइटेड भी बोलते हैं। अगला वर्ड है क्लेयरवॉयंट, जो कि मायोपिक का बिल्कुल उल्टा है। क्लेयरवॉयंट आदमी होता है बड़ा ही तेज आंखों वाला या तेज दिमाग वाला, आंखों से दूर का देख पाए या दिमाग से भी दूर का अंदाजा ले पाए, क्लियरवॉयंट पर्सन होता है। इसको विजनरी, प्रोविडेंट, जुडिशियस, सगेशियस ये भी बोलते हैं। सगेशियस एक एडवांस वर्ड है, जरूर से याद रखना। मैनी क्लियरवॉयंट नेशंस आर रैम्पिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडेमिक। बहुत सारी दूरगामी या दूरदर्शी जो नेशंस हैं, जो देश हैं, वो रैंप अप कर रहे हैं। अब रैंप अप क्या होता है जी? ये फ्रेजल वर्ब आपको करवा चुका हूँ बहुत बार। इसका मतलब होता है अपग्रेड करना। तो वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने क्लिनिक्स को। और किससे पहले भाई? बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स, ऑनसेट से पहले, अराइवल से पहले और ज़्यादा लहरों के, फर्दर वेव्स के, इस महामारी की, इस पैंडेमिक की। तो चौथी पाँचवीं वेव का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आज ही अपने हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा बड़ा और अच्छा बना रहे हैं। आगे बात समझ में? क्लियरवॉयंट। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है जी परमानंद। एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड यूफोरिया। आपको नौकरी चाहिए थी, 5 साल आपने तैयारी की, लास्ट में आपको नौकरी मिली आपकी मनपसंद, तो जिस मोमेंट पे आपका रिजल्ट आया ना, वो मोमेंट होगी यूफोरिया वाली आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आपको शादी करनी थी किसी से, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, लास्ट मोमेंट पे जब घर वाले मान गए और आप शादी में बैठ गए, फेरे लेने लगे, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ यूफोरिया, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। इसको एक्सटेसी भी बोलते हैं, इलेशन भी बोलते हैं, रैप्चर भी बोलते हैं, एक्सल्टेशन भी बोलते हैं और ब्लिस भी बोलते हैं। सारे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आज ब्लिस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट अ टाइड ऑफ ब्लिस या यूफोरिया फॉर द फैंस। वर्ल्ड कप में जो विन थी, जीत थी, वो लेकर के आ गई एक उफान को, एक टाइड को, जो था परमानंद का सभी फैंस के लिए। याद रहेगा वर्ड? चलो अगला वर्ड है मैग्नानिमिटी। बहुत बार करवा दिया है। मैग्ना मतलब बड़ा, एनिमिटी, एनिमस मतलब दिल या दिमाग। या तो बड़ा दिल हो आपका या आपका बड़ा दिमाग हो, खुले दिमाग के हो या दरिया दिल हो, वो आपकी दरिया दिली या खुलापन जो है दिमाग का, वो कहलाता है मैग्नानिमिटी। इसको ओपन हेडेडनेस भी बोलते हैं, खुला दिमाग होने की क्वालिटी। म्यूनिफिशेंस, जनरोसिटी, बेनेवोलेंस सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बेनेवोलेंस होता है भलापन, तो जो आदमी खुले दिल या दिमाग का होता है भला भी होने वाला है ना, तो भलापन बोलता है बेनेवोलेंस। तो बेनेवोलेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। गुड लीडर्स एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विद मैग्नानिमिटी। अच्छे लीडर्स अपनी आलोचना को एक्सेप्ट करते हैं खुले दिल के साथ, बड़े दिमाग के साथ, या बेनेवोलेंस के साथ में, भलाई के साथ में। चलिए अगला वर्ड है स्कॉर्चिंग। देखो ये स्कॉर्च है ना, स्कॉर्च, इस वर्ब का मतलब होता है झुलसा देना। बाहर निकले धूप में, बहुत तेज़ धूप थी, दोपहर को 3 बजे, तो झुलसा दिया आपको, आपकी स्किन झुलस गई। तो आप बोल सकते हैं कि सन जो है ना आज मेरी स्किन को स्कॉर्च कर रहा है, झुलसा रहा है। और जो चीज़ स्कॉर्च करती है उसको बोलते हैं सन को स्कॉर्चिंग, झुलसा देने वाली। और जो चीज़ झुलस जाती है उसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड।
देख रहे हो, ये बना हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, ये बना हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब कौन सी है, स्कोर्च, है ना। ऐसे दोनों पार्टिकल्स आपको बनाने हैं। वर्ब का मतलब है झुलसाना, स्कोर्चिंग मतलब झुलसाने वाला, स्कोर्च मतलब झुलसा हुआ। आज आप स्कोर्च नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द कॉमेडियन वॉज फेमस फॉर स्कोर्चिंग सटायर इन हिज जोक्स। कॉमेडियन जो था, मस्खरा जो था, बड़ा मशहूर था झुलसा देने वाले सटायर को लेके, व्यंग को लेकर के अपने जोक्स के अंदर। चलिए अगला एक एडवांस वर्ड है डिस्पोंडेंसी। पहली बार आप देख रहे हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है घोर निराशा, होपलेसनेस। जब एक कतरा भी नहीं बचता है ना आशा का मन में, तो वो होती है आपकी डिस्पोंडेंसी। और अगर आप डिस्पोंडेंसी रखते हैं तो आप हैं डिस्पोंडेंट नाम के पर्सन। बड़े ही खतरनाक टाइप की सिचुएशन में आप आ चुके हैं, है ना। अब देखो डिस्पोंडेंसी, निराशा को डिजेक्शन, डिस्करेजमेंट, पैसिमिज्म और डिस्पेयर भी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ऑप्टिमिज्म, ठीक है, आशावादी या आशावाद। और ऑप्टिमिज्म के लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, सैंग्विन। निराशा में भी आशा ढूंढने वाला आदमी होता है सैंग्विन, और निराशा में निराशा ढूंढने वाला आदमी होता है डिस्पोंडेंट। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, समझ गए ना। सैंग्विन मतलब आशावादी, डिस्पोंडेंट मतलब निराशावादी। इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफन ब्रिंग एन एयर ऑफ ग्लूम एंड डिस्पोंडेंसी फॉर द वर्क फोर्स ऑफ ए नेशन। आर्थिक मंदियां अक्सर लेकर के आती हैं एक एयर को। एयर का मतलब होता है एनवायरमेंट, एक माहौल को लेके आती हैं जो है उदासी का और निराशा का। और किसके लिए, वर्क फोर्स के लिए, किसी भी नेशन के, किसी भी देश के युवा वर्ग के लिए जो काम करने को नौकरी ढूंढता है ना, वर्क फोर्स होता है। चलिए लास्ट वर्ड है, नया वर्ड है, क्रेव करना। क्रेव से वर्ड बनता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है डिज़ायर। और कैसा डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर। मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है और आपको कुछ मीठा दिख जाए तो आपको मीठे की क्रेविंग होगी, समझ गए ना, इंटेंस डिज़ायर होगा। क्रेव करने का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डिज़ायर करना, बहुत स्ट्रॉन्गली डिज़ायर करना। जैसे कई बार आपको कोई घर में कोई आपकी बहन है या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको बोलेगी कि आज मुझे जो है चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है। सुना होगा ना अपने लड़कियों को बोलते हुए क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की, तो मतलब क्या, चॉकलेट खाने का इंटेंस डिज़ायर हो रहा है ना। तो इसको देखो, क्रेव के लिए हमने फॉर नाम की प्रीपोजिशन फिक्स की हुई है, जिस भी चीज़ के लिए आपको क्रेव करना हो, ठीक है। आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट। इसको यर्न फॉर या लॉन्ग फॉर भी बोलते हैं। अब इसके दो सिनोनिम्स हो रहे हैं, हैंकर और लस्ट। इन दोनों का मतलब भी होता है किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करना, लेकिन इन दोनों के बाद में आफ्टर आता है। थोड़ा सा भारी हो रहा है, मैं मानता हूँ। क्रेव के चारों ही सिनोनिम्स हैं। क्रेव के साथ में हमेशा फॉर लगेगा, यर्न और लॉन्ग के साथ में भी फॉर लगेगा। आई एम लॉन्गिंग फॉर अ चॉकलेट, आई एम यर्निंग फॉर अ चॉकलेट, आई एम क्रेविंग फॉर अ चॉकलेट। लेकिन हैंकर और लस्ट नाम के दो इसके सिनोनिम्स हैं जो अपने बाद में फॉर नहीं लेते हैं, ये लेते हैं आफ्टर। आई एम हैंकरिंग आफ्टर अ चॉकलेट, आई एम लस्टिंग आफ्टर अ चॉकलेट। पीपल हु क्रेव फॉर नॉलेज बिकम गुड साइंटिस्ट। वो आदमी जो क्रेव फॉर करते हैं नॉलेज के लिए, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं जीवन में। चलिए डिटेल में सारे वर्ड्स हो गए। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल कह रहा है कि दुनिया में खुशियां हैं दो तरीके की हैप्पीनेस। पहली हैप्पीनेस है फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, दूसरी हैप्पीनेस है इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड। अब मैं आपको एग्जांपल जरिए समझा देता हूँ कैसी कैसी होती हैं। मान लीजिए आपकी उम्र है 20 साल, आपका एक सपना है कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, और साथ में एक दूसरा सपना ये है कि मुझे एक सुपर बाइक चाहिए। अब साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और सुपर बाइक करने के लिए लाने के लिए आपको अपने पापा को मनाना होगा। मान लीजिए दोनों ही चीज़ों में आप कामयाब हुए, सुपर बाइक भी ले आए पापा को मना के, और 5 साल की मेहनत में साइंटिस्ट भी बन गए DRDO में, नासा के अंदर या इसरो के अंदर। अब मुझे बताओ खुशी आपको किस काम में ज़्यादा मिलेगी। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट बनने की खुशी जो है लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, जो करना चाहते थे अब ज़िंदगी भर वही करने वाले हो। लेकिन ये जो आप बाइक की खुशी है ना, 10-12 दिनों में भूल जाने वाले हो, ये होगी लिमिटेड या फाइनाइट खुशी। बस यही दो तरह की हैप्पीनेस की आपसे बात करेगा। और फिर आपको बताएगा दुनिया में दो तरह के लोग भी हैं, इडियट्स एंड वाइज पीपल। वाइज पीपल जो है ना लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, इडियट्स ऐसी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं जो उस मोमेंट की है। तो आपको इडियट नहीं बनना है, यू शुड बी अ वाइज पर्सन। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा आप किस तरह के इंसान हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। समरी आपको मैंने दे दी है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत कुछ लर्निंग लेसन्स आपको देगा। कह रहा है जी, ऑल्दो वी आर द प्रोजनी ऑफ परम पुरुष, द ह्यूमन माइंड कैन मूव इन 2 डायरेक्शंस। कह रहा है ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। इस पे पूरा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाएंगे। ऑल्दो, इवन दो या दो, इन तीनों का मतलब होता है क्या, हालांकि। कह रहा है जी हालांकि हम प्रोजनी हैं। प्रोजनी का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग, और किसके, परम पुरुष के, गॉड के, भगवान के। कह रहा है हालांकि हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं, फिर भी हुआ क्या, फिर भी हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो मूव कर सकता है, वो जा सकता है 2 दिशाओं में, 2 डायरेक्शंस के अंदर। कौन कौन सी डायरेक्शन है भाई। पहली डायरेक्शन है टूवर्ड्स द फाइनाइट,
और दूसरी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द इन्फिनाइट। एक तो आप फाइनाइट हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हो, ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकते हो जिनका शेल्फ लाइफ लिमिटेड है, और एक आप ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकते हो जो इन्फिनाइट है, जो लिमिटलेस आपके लिए आपको लगेंगी। अब ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, अब ये बताएगा आपको सेमीकोलन लगा के। टूवर्ड्स इटर्नल ब्लिस और टूवर्ड्स एफेमरल इल्यूजनरी हैप्पीनेस। हम ऐसी जगह भी जा सकते हैं, टूवर्ड्स जा सकते हैं जो इटर्नल ब्लिस वाली है। ब्लिस मतलब परमानंद, इटर्नल मतलब जो हमेशा साथ रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। और या फिर हम ऐसी तरफ भी जा सकते हैं जो ऐसी हैप्पीनेस का है, ऐसी खुशी का है जो कुछ पलों की है, इफेमरल है, टेम्परेरी है, और कैसी है, इल्यूजनरी है, डिसेप्टिव है, धोखा देने वाली है। बाइक मिल गई, आपको लगा मैं बड़ा खुश आदमी हूँ, लेकिन 10 दिनों बाद आप वहीं खड़े थे अपने उसी गम में। अरे बात समझ में? तो ये हैप्पीनेस जो है ना बाइक मिलने वाली, ये इल्यूजनरी है, इफेमरल है, और साइंटिस्ट बनने वाली जो हैप्पीनेस है मेहनत करके, ये इटर्नल ब्लिस है। तो इस तरीके से दो चॉइस आप सभी के पास होती हैं। सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। वी की वर्ब है आर, माइंड की वर्ब है कैन मूव। ब्लिस का मतलब आप जान चुके हैं, परमानेंट, इफोरिया, एक्सेसी, इलेशन, एक्सल्टेशन, रैप्चर, सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। अलग अलग आर्टिकल्स में कोई किसी में वर्ड आपको मिलता जाएगा, है ना। इल्यूजनरी मतलब जो इल्यूजन को पैदा करे, डिसेप्टिव हो, धोखा देने वाली हो। इफेमरल मतलब क्षणिक हो, टेम्परेरी हो, मोमेंट्री हो। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इवेनिसेंट। इवेनिसेंट वो ऐसी चीज़ है जो कुछ पलों में भाप बन के आपके सामने से उड़ जाए, है ना। इवेनिसेंट, भाप बनने वाली चीज़। और इसमें कुछ देखने वाला है प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब है ऑफस्प्रिंग, बच्चे। किसी जानवर के बच्चे हैं तो वो उसके प्रोजनी है, किसी इंसान के बच्चे हैं तो वो उसके प्रोजनी है ना। आपके ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं किसी भी जानवर या इंसान के। अब प्रोजनी वर्ड के साथ एक खास चीज़ ये है कि ये सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। प्रोजनी अगर एक हो, बच्चा एक हो तब भी प्रोजनी, अगर बच्चे 15 हो तब भी प्रोजनी। लेकिन इंग्लिश में प्रोजनीज नाम का वर्ड गलत नहीं है। बात आ गई समझ में? प्लूरल के लिए प्रोजनी को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रोजनीज को भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी गलत नहीं है। आई बात समझ में? तो ये प्रिफर किया जाता है सेम ही वर्ड दोनों फॉर्म में यूज़ हो, लेकिन ये एस वाला वर्ड गलत नहीं होता। तो एक वैसे तो एग्जाम में इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो, इवन दो और दो के साथ में हमेशा आपको लगाना है कॉमा। इनके साथ में येट नहीं आता, ठीक है। पहले आता था, आजकल आपको अवॉइड करना होता है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। दो ही इज़ अ फूल येट ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ अस। हालांकि वो एक बेवकूफ़ है, फिर भी वो हमारा दोस्त है। दो आ गया शुरू में, हालांकि आ गया शुरू में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, येट को निकाल दूंगा। अच्छा, येट को अगर रख दूँ तो सेंटेंस गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। पुरानी इंग्लिश में येट आता था, नई इंग्लिश में नहीं आता। तो येट को हम प्रिफर नहीं करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में येट को निकाल देंगे। इवन दो शी हैज़ अ हाई पेइंग जॉब येट शी इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। हालांकि उसके पास एक बहुत ही कमाने वाली जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, फिर भी उसके पास कभी भी पैसा नहीं होता। येट को यहाँ पे रखना नहीं चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में इसको निकाल दिया जाएगा। बात आ गई समझ में? तीनों में फ़र्क क्या है? दो होता है नॉर्मल या इनफॉर्मल, ऑल्दो होता है हाईली फॉर्मल, और इवन दो होता है बहुत ही इम्फेसिस के साथ में, बहुत ही जोर दे करके जब आप हालांकि की बात करते हैं। चलिए, अब फर्स्ट सेंटेंस में एक एडिशनल एरर मैंने छोड़ दी है। अब बताऊंगा नहीं आपको मैं, जिसको आती हो कमेंट्स में डाल के बताना। प्रोनाउन की एरर है, एडिशनल एरर यहाँ पे मैंने छोड़ दी है। बताना कमेंट्स में, फिर कभी करवाऊंगा ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ो, भी आगे देखें क्या कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है जी, as we have passed through so many animal lives in the process to attain the human life, the material objects of enjoyment easily drag our minds towards illusory happiness। अब कह रहा है कि ये जो नकली खुशी है ना, ये हमें अच्छी क्यों लगती है? कह रहा है एज, क्योंकि। एज शुरू में आ जाए, इसका मतलब होता है क्योंकि या ज्यों, या तो क्योंकि या ज्यों। कह रहे जो हम पास थ्रू हो चुके हैं, या क्योंकि हम निकल चुके हैं, पास थ्रू हो चुके हैं, गुजर चुके हैं इतनी सारी जानवरों की ज़िंदगियों से। और किस प्रोसेस में? उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जो है पा लेने की, अटेन करने लगी ह्यूमन लाइफ को। तो री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से हम जानवर बने हैं कई बार, फिर उसके बाद हम इंसान बने हैं। कह रहे क्योंकि कई बार जानवर हम रह चुके हैं, तो हुआ क्या? कह रहे जो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो संसारिक चीज़ें हैं, और किसकी? इंजॉयमेंट की, वो आसानी से ड्रैग करती हैं, खींच लेती हैं, घसीट लेती हैं हमारे माइंड्स को, हमारे दिमाग को, और किसकी तरफ? झूठी खुशी की तरफ, इल्यूजनरी हैप्पीनेस की तरफ। तो जानवर ही है हमारे अंदर, इतनी बार जानवर बने हैं, एक बार इंसान बनने को मिलता है, तो जानवरी दिमाग ही साथ में लेके चलते हैं। वी की वर्ब है हैव पास्ट। अटेन का मतलब है पा लेना। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स की वर्ब है ड्रैग। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो
दुनियावी हैं, संसारिक हैं, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी बट इल्यूजनरी हैप्पीनेस ओनली ब्रिंग्स अस टेम्परेरी रिलीफ। कह रहा है लेकिन जो इल्यूजनरी हैप्पीनेस है, जो नकली खुशी है, धोखाधड़ी वाली, ये सिर्फ ब्रिंग करती है हमें, ये हमें लेकर के आती है, और क्या लेकर आती है हमारे लिए? टेम्परेरी से रिलीफ को, ऐसे रिलीफ को जो थोड़े ही वक्त का है। और किसके पहले? बिफोर थ्रोइंग अस इनटू द डार्क पिट ऑफ मिजरी, हमें थ्रो करने से पहले, फेंक देने से पहले उस काले कुएं में, डार्क पिट में, जो है मिजरी का, जो है बुरी स्थिति का। मिजरी का मतलब होता है हार्डशिप, डिफिकल्टी। तो ये जो नकली खुशी है ना, ये सिर्फ आपकी उसी वक्त की होती है, आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाती है। एक बार खुश हो जाओगे, फिर 2 घंटे बाद आप फिर से अपने आप को वहीं पाओगे, उसी काले कुएं के अंदर। इल्यूजनरी हैप्पीनेस की वर्ब है ब्रिंग्स। अच्छा, पिट का मतलब होता है गड्ढा, क्रैक, डिंट, होल, है ना। चलो अब 2 वन वर्ड्स आपको करवाऊंगा फटाफट से। देखो टेम्परेरी रिलीफ, अभी बताया ना आपको मैंने, थोड़े वक्त का रिलीफ होता है टेम्परेरी रिलीफ। एक तो इसके लिए भी एक अच्छा वन वर्ड है हमारे पास, और दूसरा वर्ड है स्मॉल रिलीफ। एक छोटा सा रिलीफ आपको मिले जो ज़्यादा बड़ा ना हो, उसके लिए भी एक वन वर्ड है। एक बार खुद से कोशिश कर लो, फिर तो वर्ड्स मैं यहाँ लिख के दूंगा, आपको याद रह जाएंगे। चलो जी, टेम्परेरी रिलीफ को बोलते हैं रिप्रीव, रिप्री, ठीक है। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है रिस्पाइट। थोड़ा सा रिलीफ मिले, टेम्परेरी सा मिले, 10-5 सेकंड का, तो वो आपके लिए रिलीफ या रिस्पाइट होता है। चैन की सांस बोलते हैं इसको, कुछ पलों की। और स्मॉल रिलीफ होता है, इसके लिए वन वर्ड हमारे पास इंग्लिश में कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट। याद रख लोगे दोनों, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, ये वन वर्ड्स आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि जितना वोकैब मैंने सीखा है जिस तरीके से, उसी तरीके से आपके साथ भी शेयर करूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, बाय नेचर वी सीम टू बी शॉर्ट साइटेड एंड रिमेन एनग्रोस्ड इन द टेम्परेरी प्लेजर्स ऑफ द प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस ऊपर पढ़ ही चुके हो। कह रहे स्वभाव के हिसाब से हम दिखाई देते हैं छोटी नज़र वाले, दिमाग से पैदल, हम दूर का नहीं देख पाते हैं। और हम रिमेन रहते हैं एनग्रोस्ड, हम बने रहते हैं डूबे हुए टेम्परेरी प्लेजर्स में, छोटी छोटी खुशियों में, जो है आज की ही, आज के प्रेजेंट की। सिंपल सेंटेंस, वी की 2 वर्ब्स हैं, सीम और रिमेन। ये दोनों वर्ड्स आप देख चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन टोल्ड दैट टेलिंग लाइज इज अ सिन। कह रहे बचपन से ही हमें ऐसा बताया गया है, वी हैव बीन टोल्ड। और क्या बताया गया? कि झूठ बोलना एक सिन है, एक पाप है। सिन मतलब पाप। कह रहे येट वी डू नॉट हेजिटेट टू लाई फॉर आवर ओन पैटी सेल्फ इंटरेस्ट। कह रहे फिर भी हम झिझकते नहीं हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं झूठ बोलने में, लाई करने में, हमारे खुद के, योर आवर ओन, छोटे मोटे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पैटी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। पैटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, छोटा मोटा। तो छोटी मोटी बात पे भी अपनी खुशी के लिए हम झूठ बोल देते हैं, बावजूद बताए जाने की कि झूठ बोलना गलत है। वी की वर्ब है हैव बीन टोल्ड, टेलिंग लाइज की वर्ब है इज, वी की वर्ब है डू नॉट हेजिटेट। पैटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट, बहुत ही छोटा मोटा। ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव या एक ऐसा नाउन है जिसके पहले पजेसिव चाहिए, तो वी के हिसाब से यहाँ लगा है आवर। अगर यहाँ आई लगा होता तो लगाता मैं माई, अगर ही लगा होता तो हिज, शी लगा होता तो हर, दे लगा होता तो देयर। समझ रहे हो ना? तो इसके पहले एक एडजेक्टिव आपको लगाना पड़ेगा पजेसिव वाला। चलो आगे कह रहा है वट एवर इज डन विद अ नैरो आउटलुक इज बाउंड टू मीट विद एफ्लिक्शंस इन द फ्यूचर। कह रहा है जो भी चीज़ की जाती है एक नैरो आउटलुक के साथ। नैरो का मतलब है संकरा, आउटलुक का मतलब है आगे की व्यू पॉइंट। कह रहा है जो भी चीज़ एक संकरे नज़रिए के साथ की जाती है, वट एवर इज डन, कह रहा है वो बाउंड है, वो निश्चित है कि वो मीट करेगी एफ्लिक्शंस के साथ में, परेशानियों और दुखों के साथ में, फ्यूचर के अंदर आने वाले वक्त में। छोटी सोच का काम जो है, छोटे दिमाग का काम जो है, हमेशा आने वाले टाइम में आपको परेशानी देगा। चलो वट एवर की वर्ब है इज डन, पैसिव वॉइस में। इसकी दूसरी वर्ब है इज, देखो ये पूरा क्लोज है ना, इसकी वर्ब है वट एवर इज डन विद नैरो आउटलुक इज बाउंड टू मीट। कौन सी चीज़ बाउंड है भाई? ये पूरी चीज़ जो सेल्फ इंटरेस्ट में की जाती है ना। तो इस पूरे क्लोज की वर्ब होगी वट एवर से आउटलुक तक की इज। एफ्लिक्शन मतलब दुख, सफरिंग, पेन, डिस्ट्रेस, हार्डशिप, डिफिकल्टी, परेशानियाँ। अब आगे बढ़ो, अब बात करेगा पढ़े लिखों की। कह रहा है जी मैनी सो कॉल्ड स्कॉलर्स आर ऑब्सेस्ड विद देयर पेटी प्रेस्टीज इवन एज वन डे दैट सेंस ऑफ प्रेस्टीज इज बाउंड टू क्रम्बल। कह रहा है जी मैनी यानी कि कई जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे विद्वान जो कहे जाते हैं विद्वान, सो कॉल्ड हैं, बस लोग कहने लगे तो उनको विद्वान बोला जाने लगा। कह रहा है ऐसे जो विद्वान है ना, वो ऑब्सेस्ड विद हैं, वो जुनूनी हैं। ऑब्सेस्ड विद का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे जुनूनी हो जाना। और किसके साथ में जुनूनी है? अपनी पैटी प्रेस्टीज के साथ में,
अपनी छोटी मोटी सी पैटी सी इज्जत के साथ में। प्रेस्टीज का मतलब होता है रेपुटेशन। और कैसे कह रहा है, इवन एज वन डे दैट सेंस ऑफ प्रेस्टीज इज बाउंड टू क्रैम्बल। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। कह रहा है वहीं दूसरी तरफ यहाँ तक कि जबकि एक दिन उनका ये जो प्रेस्टीज का सेंस है, उनका जो ये अपनी इज्जत का जो सेंस है ना, ये बाउंड है, ये निश्चित है कि ये क्रम्बल होगा, ये ढह जाएगा। इंसान को पता है मुझे मरना है, लेकिन फिर भी वो सारा स्कॉलर जो है सारा दिन पीछे भागते हैं अपनी प्रेस्टीज के, अपने नाम के। बात आगे समझ गए। स्कॉलर्स की वर्ब है आर, ऑब्सेस्ड विद होना, किसी चीज़ के लिए जुनूनी हो जाना, इसको प्री ऑक्यूपाइड विद भी बोलते हैं। ऑब्सेस्ड के साथ में फॉर, बाय ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है। व्हेनेवर यू आर preoccupied with something you are obsessed with that thing। obsessed by मत लगाना, फिर बता रहा हूँ, आज के क्विज में बाय लगा के आपको क्वेश्चन दिया गया है। obsessed with। प्रेस्टीज का मतलब होता है रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी, आपकी ग्रेस। सेंस ऑफ प्रेस्टीज की वर्ब है इज, बाउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्रम्बल का मतलब है गिर जाना, ढह जाना, चकनाचूर हो जाना, ब्रेक इनटू पीसेस करना। अब ये इवन एज जो आपने कंजंक्शन देखी है, या एडवर्ब भी होती है, इसको मैं यूज़ करना आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि आजकल आपसे सिविल सर्विस एग्जाम्स में ऐसे फ्रेज जो है ना यूज़ करवा के दिखाए जा रहे हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको यूज़ करके दिखाओ। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, और साथ में ऑन द अदर हैंड, ये पूरा मीनिंग है इसका। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त, है ना, इसको हिंदी बोलना चाहूँ तो वहीं दूसरी तरफ उस वक्त। अब देख के बताता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग इवन एज इंडियन जीडीपी इज ग्रोइंग एट ब्रेक नेक पेस। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जब भारत की जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है ब्रेक नेक पेस पे, ऐसी रफ्तार से जो ब्रेक नेक है, जो बहुत ही ज़्यादा है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से तो जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। यही चीज़ जो है इवन एज नाम की कंजंक्शन या एडवर्ब बताती है। अब देखो इस केस में एक कंजंक्शन थी, इवन एज के बाद में एक क्लोज आ रहा है, इससे पहले भी एक क्लोज आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है। कभी कभी इवन एज एडवर्ब भी बन जाता है। अब देखो कैसे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कुड सॉल्व कैलकुलस इवन एज 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो कैलकुलस को जो है सॉल्व कर सकता था, यहाँ तक कि या वहीं दूसरी तरफ होते हुए एक 10 साल का बच्चा। इवन एज अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यहाँ पे इवन एज एक एडवर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद में आपको कोई भी क्लोज नहीं मिलेगा, है ना। तो बच्चा होते हुए दूसरी तरफ, एक बच्चा होने के बावजूद भी वो कैलकुलस को सॉल्व कर सकता था। चलिए यूज़ करके देखना है, इसको यूज़ करोगे तभी दिमाग में बैठेगी। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है बट क्लियर पॉइंट पीपल सीक द परमानेंट सेसेशन ऑफ मिजरी। कह रहे लेकिन जो दूरदर्शी लोग होते हैं, सगेशियस, क्लियर पॉइंट या प्रूडेंट लोग होते हैं, वो पाने की कोशिश करते हैं, सीख करते हैं परमानेंट सेसेशन को। सेसेशन का मतलब है किसी चीज़ का डिसकंटिन्यूएशन, किसी चीज़ की सीजिंग, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। वो चाहते हैं कि परमानेंटली ख़त्म हो जाए उनकी मिजरी, उनकी जो है परेशानी। पीपल की वर्ब है सीक, क्लियर पॉइंट आप देख चुके हैं, सेसेशन मतलब डिसकंटिन्यूएशन। आगे कह रहे हैं 10 बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑब्जेक्ट दे एनालाइज कामली एंड डिस्पैशनेटली इफ इट इज़ परमानेंट ब्लिस और इल्यूजनरी हैप्पीनेस। कह रहा है इसलिए 10 या इस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले वो एनालाइज करते हैं बिल्कुल शांत दिमाग से, कामली और डिस्पैशनेटली। डिस्पैशनेटली का मतलब होता है बिना किसी पैशन के, बिना किसी इमोशन के। तो बिना इमोशन के, बिना किसी जो हड़बड़ी के वो एनालाइज करते हैं जो चीज़ उनको मिल रही है, क्या वो एक परमानेंट खुशी है या फिर एक नकली खुशी है, इल्यूजनरी हैप्पीनेस है। तो ज़िंदगी में यही तरीका है परमानेंट खुशी पाने का। हमेशा सोचो जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ उसकी खुशी मेरे पास कितने दिन रहेगी। दे की वर्ब है एनालाइज, इट की वर्ब है इज, परमानेंट ब्लिस आप जानते हैं, इल्यूजनरी हैप्पीनेस भी आप जानते हैं, डिस्पैशनेटली मतलब विदाउट पैशन, विदाउट इमोशंस। अब यहीं पे क्वेश्चन बना हुआ आरसी का, डिस्पैशनेट एनालिसिस का क्या मीनिंग होता है, समझ गए ना। तो आरसी में क्वेश्चन वहीं पे आपको सॉल्व कर देना है। मैंने आपसे पूछा हुआ ऊपर क्वेश्चन वाली जो है क्विज में, डिस्पैशनेट एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल समझ चुकी हो, सही आंसर को चूज कर लेना। आगे बढ़ो, कह रहा है जी बाय वेरीफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश परमानेंट ब्लिस फ्रॉम इल्यूजनरी हैप्पीनेस। कह रहे वेरीफाई करके, और क्या वेरीफाई करके, गुणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को, और किसके, फीचर्स एंड सिम्टम्स भी है ना, सिम्टम्स मतलब होते हैं निशान। कह रहे इन दोनों चीज़ों को वेरीफाई करके, और किसके, उस ऑब्जेक्ट के जो उनको मिल रहा है, वो एबल होंगे, वो सक्षम होंगे फ़र्क करने में, डिस्टिंग्विश करने में परमानेंट ब्लिस को और किस चीज़ से, इल्यूजनरी हैप्पीनेस से। एंड फॉलो द पाथ ऑफ परमानेंट ब्लिस इवन दो इट मे ब्रिंग
टेम्परेरी सोरो टू देम, और वो एबल होते हैं फॉलो करने में उस रास्ते को, उस पाथ को जो है परमानेंट खुशी का, इवन दो यहाँ तक कि जबकि ये हो सकता है उनके लिए ब्रिंग करे, लेकर के आए थोड़े वक्त का दुख, टेम्परेरी सोरो उन लोगों के लिए। तो वो साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, ना कि बाइक खरीदने की पापा को मना करके। हो सकता है साइंटिस्ट बनने में थोड़े दिन उनको मुश्किल लगे, पढ़ाई करनी पड़े, थोड़ा उनको दुख आए, लेकिन उनको पता है कौन सी चीज़ परमानेंट है और कौन सी चीज़ 10 दिन की है। दे गिव अप विल बी, दे विल बी एबल एंड दे विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश एंड दे विल बी एबल टू फॉलो। ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर। डिस्टिंग्विश करना मतलब दो चीज़ों में फ़र्क करना, डिस्टिंग्विश समथिंग फ्रॉम द अदर थिंग। इसको डिफ्रेंशिएट करना भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के बाद में फ्रॉम आता है, जिस भी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करके देख रहे हो, डिस्टिंग्विश फ्रॉम या डिफ्रेंशिएट फ्रॉम आप लिखते हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ के गुण, किसी चीज़ के फीचर्स। आगे कह रहा है जी, सोरो का मतलब होता है दुख, है ना, दुख। कह रहा है जी परमानेंट ब्लिस इज इन्फिनिट विद नो बिगिनिंग एंड नो एंड। कह रहा है परमानेंट खुशी जो होती है इन्फिनिट होती है, इसकी कोई शुरुआत या कोई भी अंत नहीं होता। कह रहा है इट इज़ अनब्रोकन फ्लो ऑफ प्योर एंड सीरीन ब्लिस। कह रहा है ये एक अनब्रोकन फ्लो है, बिना टूटा हुआ बहाव है, एकदम प्योर और शांति वाले ब्लिस का, परमानंद का। सीरीन मतलब पीसफुल, प्योर मतलब जो है शुद्ध। और ये कैसे होता है जी ये सारा काम? स्ट्रेचिंग फ्रॉम बिगिनिंगलेसनेस टू एंडलेसनेस। ये फैलता रहता है, स्ट्रेच फ्रॉम होता है बिगिनिंगलेसनेस से एंडलेसनेस की तरफ। परमानेंट खुशी की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। यहाँ से शुरू होती है बिना शुरुआत के और यहाँ पे अंत होती है बिना किसी अंत के। ये एक फ्लो है, एक बहाव है ऐसी खुशी का जो प्योर है और जो बड़ी ही पीसफुल है, सीरीन है। तो वही मतलब समझ गए ना, फिलोसफिकल बातें हैं, वर्ड्स आप सारे देख लेना। ब्लिस की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, एक्सपेंड करना, सीरीन जान गए हैं, शांति प्रिय, एकदम काम, पीसफुल, रेस्टफुल, है ना। चलो अब लास्ट पैराग्राफ में आपको बताएगा आपको करना क्या है। कह रहा है जी पीपल हु आर अंडर द इल्यूजनरी स्पेल ऑफ अविद्या एंड माया लीव द बेनेवलेंट पैथ ऑफ परमानेंट ब्लिस। कह रहे वो पीपल जो अंडर होते हैं इस स्पेल के, स्पेल का मतलब होता है टोटका, जादू टोना, और इल्यूजनरी मतलब इल्यूजन वाला, धोखा देने वाला। कह रहे वो लोग जो धोखाधड़ी वाले उस जादू के अंडर नीचे होते हैं, टोटके के नीचे होते हैं, और वो टोटका है अज्ञानता का, जाहिलियत का, अविद्या का और माया का, यानी कि पैसे का। कह रहे ऐसे लोग जो है ना वो छोड़ देते हैं इस भलाई भरे रास्ते को जो है परमानेंट ब्लिस का। और क्या करते हैं ऐसे लोग? एंड लगा के बता रहे हैं, रश हैंड लोग टूवर्ड्स द डिसेप्टिवली एल्यूरिंग इल्यूजनरी हैप्पीनेस। और वो नाक की सीध में भागते हैं, रश हेडलॉन्ग करते हैं, हेड आगे और पिछली पूरी बॉडी जो उसके पीछे, लॉन्ग पीछे पीछे। रश हैंड लॉन्ग मतलब नाक की सीध में, है ना। तो वो हेड फर्स्ट या हेड लॉन्ग भागते हैं नाक की सीध में, और किसकी तरफ? धोखा देने वाली बहुत ही आकर्षक झूठी खुशी की तरफ। तो अविद्या और माया वाले लोग हैं, हम सभी के सभी पापी हैं जो इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हैं। चलिए, पीपल की दो वर्ब्स हैं जी, पीपल लीव एंड पीपल रश। हेड लॉन्ग आपको बता दिया, नाक की सीध में, इसको हेड फर्स्ट भी बोलते हैं। एल्यूरिंग का मतलब है जो आपको लुभाए, जो आपको बरगलाए, बहुत आकर्षक हो। स्पेल का मतलब होता है जादू टोना या टोटका। स्पेल का एक और मीनिंग भी होता है पीरियड। आज पीरियड वाला मीनिंग यूज़ नहीं हुआ, आज टोटके वाला मीनिंग यूज़ हुआ है। बेनेवोलेंट, मिनिफिशेंट, मैग्नानिमस, जनरस, याद है ना, भलाई भरा, खुले दिमाग वाला, बड़े दिल वाला, है ना, बेनेवोलेंट पैथ। आगे कह रहा है जी बट इल्यूजनरी हैप्पीनेस आफ्टर गिविंग देम ओनली टेम्परेरी हैप्पीनेस लाइक a flash of light will throw them into the darkness of despondency। कह रहा है लेकिन झूठी खुशी जो है, इल्यूजनरी हैप्पीनेस जो है, उनको देने के बाद महज एक टेम्परेरी सी खुशी, और कैसे? एक लाइट की चमक की तरह, फ्लैश ऑफ लाइट की तरह। कह रहा है ये ऐसी हैप्पीनेस है ना, एक दो पलों की खुशी देने के बाद में थ्रो कर देती है इन लोगों को, और किस में? उस डार्कनेस में, उस अंधकार में जो है निराशा का, डिस्पोंडेंसी का। डिस्पोंडेंसी देख चुके हो ना, बिल्कुल जो है घोर निराशा, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट। कह रहा एंड दे विल स्टैंड लाइक द स्कोज्ड शेल ऑफ अ ट्री स्ट्रक बाय लाइटनिंग इन द डिजर्ट। और कह रहा है फिर वो खड़े होते हैं एक स्कोज्ड शेल की तरह, एक ट्री के, ट्री मतलब पेड़, शेल मतलब खोल, स्कोज का मतलब है झुलसा हुआ। तो झुलसे हुए पेड़ के खोले की तरह वो खड़े रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और वही पेड़ जो स्ट्रक हुआ है, जो चोट मारा गया है एक लाइटनिंग के द्वारा, बिजली के द्वारा, डिजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। और कैसे? लेमेंटिंग द एंडलेस ड्रॉथ। और जो लेमेंट भी करता है, जो चिल्ला चिल्ला के बताता भी है ऐसे ड्रॉट को, ऐसे सूखे को जो एंडलेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो रेगिस्तान में पेड़ है, वैसे ही सूखा हुआ होता है, ऊपर से उस पर बिजली भी गिर जाए
तो वो बिल्कुल झुलस भी जाएगा। तो वो पेड़ आपको दूर दूर से चीख चीख के बताएगा कि वो भूखा पेड़ है। ऐसे ही ये लोग भी भूखे रह जाते हैं, झूठी खुशी पकड़ते हैं और उसके पीछे भूखे होकर के, समझ गए ना, एक बार तो मिल जाती है खुशी, फिर उसके पीछे जो है भूखे ही रह जाते हैं उसको लेने के बाद भी। बड़े बड़े सेंटेंस हैं लेकिन आसान है। इल्यूजनरी हैप्पीनेस की वर्ब है विल थ्रो, दे की वर्ब है विल स्टैंड। डिस्पोंडेंसी आपको मैंने बता दिया, घोर निराशा, इसका बिल्कुल उल्टा होता है पैसिम जो है ऑप्टिमिज्म या सैंग्विनिज्म, है ना, बहुत ही घोर आशा को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म या सैंग्विनिज्म। अच्छा, स्कोर्स मतलब झुलसा हुआ, ये वर्ड आपको करवाया था ना मैंने, एकदम झुलसा देना किसी चीज़ को, स्कोर्स मतलब झुलसा हुआ। लेमेंट करना मतलब चिल्ला चिल्ला के किसी चीज़ को बताना, क्राई करना, शाउट करना, लेमेंट करना। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, एकदम सूखा। कह रहा जी आगे, कह रहा वेयर देयर इज़ अ लॉन्गिंग फॉर फिजिकलिटी देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस एंड वेयर देयर इज़ कॉन्शियसनेस देयर इज़ नो लॉन्गिंग फॉर फिजिकलिटी। कह रहा जी वेयर देयर, वहाँ जहाँ। अच्छा, क्या होता है, एक लॉन्गिंग होती है, एक डिज़ायर होता है। लॉन्गिंग देख चुके हो ना, क्रेविंग, और किसका, फिजिकलिटी का। फिजिकलिटी का मतलब होता है फिजिकल प्लेजर्स। कह रहे जहाँ भी फिजिकल प्लेजर्स का एक डिज़ायर होता है, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, वहाँ कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, वेकफुलनेस, आपको सब चीज़ों के बारे में पता हो, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ये आपकी कॉन्शियसनेस। तो जहाँ जहाँ आप फिजिकल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, बाइक के पीछे, खाने के पीछे, आप में कोई एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस नहीं है। कह रहा है एंड वेयर देयर इज़ कॉन्शियसनेस देयर इज़ नो लॉन्गिंग, जहाँ पे कॉन्शियसनेस है वहाँ पे कोई भी तरसने वाला काम नहीं है किसी भी फिजिकल प्लेजर के लिए। लॉन्गिंग की वर्ब है इज़, कॉन्शियसनेस की वर्ब है इज़, अगेन यहाँ भी लॉन्गिंग की वर्ब और कॉन्शियसनेस की वर्ब है इज़। लॉन्गिंग फॉर, क्रेविंग फॉर, यर्निंग फॉर, याद है ना, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर ए समथिंग। लेकिन इसके दो सिनोनिम्स हैं, हैंकर और लस्ट। इनके बाद में क्या आता है जी, आफ्टर। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन है, याद रखना इनको सारे के सारे। स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा सा सुंदर सा इसका एक। चलो आगे बढ़े, अब आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे। आगे आपको कह रहा है जी ये हैंस एनलाइटेंड पीपल विल चूज द बेनिवोलेंट पाथ ऑफ परमानेंट ब्लिस। कह रहे हैं इसलिए समझदार लोग, एनलाइटेंड लोग जो हैं वो चूज़ करते हैं भलाई भरे रास्ते को, बेनिवोलेंट पाथ को, जो है परमानेंट खुशी का, ब्लिस का। और किसके लिए, फॉर द हाईएस्ट फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी ह्यूमन लाइफ के सबसे अच्छे, सबसे ऊपर फुलफिलमेंट के लिए। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो वो भी सेटिस्फाई तो करते हैं खुद को, लेकिन वो अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एनलाइटेंड पीपल की वर्ब है चूज। चलिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और दिमाग भी थोड़ा जो है सुधरता है। बाहर पटाखे बज रहे हैं, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखा भी है अभी तक, है ना, काफ़ी पटाखे बज रहे हैं बाहर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉम्प्रिहेंशन का, इनमें से परमानेंट हैप्पीनेस का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो परमानेंट हैप्पीनेस का एक गुण, एक फीचर नहीं होता है। मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद तो आप बता ही दोगे 4 में से एक आंसर को। सेकंड में आपसे पूछा है डिस्पैशनेट एनालिसिस क्या होता है, तो ये भी आपको करवा चुके हैं आर्टिकल के अंदर ही, इसको बताना भी मुश्किल नहीं है। तीसरे में आपसे पूछा है एक स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट रिलीफ हो, एक ऐसी खुशी हो ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, उसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे। तो वन वर्ड आपको करवाए ना सारे, कोशिश करो याद करने की। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। चौथा में पूछा है जी डिस्पोंडेंसी, इसका इनमें से सिनोनिम आपको एक बताना है। डिस्पोंडेंसी नाम का वर्ड भी आप कर चुके हो, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं लगेगा। पाँचवें में आपसे पूछा है इवन एज नाम के फ्रेज को यूज़ करके दिखाओ इंग्लिश में इन अ सेंटेंस। तो सब लोग कोशिश करेंगे, उसी वक्त वहीं दूसरी तरफ, है ना, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड इज इक्वल टू इवन एज। तो यूज़ करो इसको, एक सेंटेंस में डालो, गलत होगा सही होगा वहीं मैं आपको देख के बता दूंगा। 6वें और 7वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी यहाँ पे इसके आसपास, और दूसरी एरर मिलेगी आपको यहाँ पे इसके आसपास। तो आपको हिंट्स दे दी हैं, एरर्स को निकाल लो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं, जाके चेक कर लेना, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। मुलाकात होगी कल। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले, आउट ऑफ 7 जरूर से कमेंट सेक्शन। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे।